ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एसी मशीन में हम लोग थे और एसी मशीन में हमने कवर कर लिया था। कौन सा पोर्शन हम लोग कवर कर चुके थे? तो हम लोग देख चुके थे कैसे सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे क्रिएट होता है। इन चीज़ों को हमने देख लिया था। इसमें किसी को कोई डाउट भी था अब तक जो हमने पढ़ा उसमें? एनीवन? ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। एक बार पिछले क्लासेस का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो हमने कवर किया प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उसमें हमने देखा एनालिटिकल व्यू और मैथमेटिकल व्यू। यानी हम लोग करते क्या थे? सबसे पहले हम लोग एक स्टार्टर लेके चलते थे। सबसे पहले एक स्टार्टर लेके चलते थे हम लोग। स्टार्टर पे क्या करते थे? स्पेस में 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग प्लेस कर देते थे। ठीक है, यानी स्पेस में 120 डिग्री का स्पेस, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, हमेशा ध्यान में रखना ये एंगल 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि 2 पोल मशीन हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल और 120 डिग्री मैकेनिकल दोनों आपको दिख रहा है, लेकिन ये वैरी कर सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि मैकेनिकल एंगल नहीं, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल हमें लेके चलना है। ओके, उसके बाद क्या करते थे? तो हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते थे। अब देखो, कई बार क्लासेस में बता चुके हैं कि अपने ऊपर है हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर रखना है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स किधर रखना है, ये अपने ऊपर है। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लॉ के हिसाब से यही सीक्वेंस, यही फेज सीक्वेंस फॉलो होगा। ठीक है, यही फेज सीक्वेंस हमेशा फॉलो होगा। तो जाहिर है हमें किस डायरेक्शन में रोटेट कराना है, इस फेज सीक्वेंस को किस तरह से हम अरेंज करते हैं स्पेस में, इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस ओर इसे रोटेट कराना है। मींस अगर आर फेज को हमने यहां कनेक्ट किया और आर फेज का एक कॉइल लेके चले, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, तो R1 कॉइल हो गया और ये R2 कंडक्टर हो गया। R1 और R2 कंडक्टर मिलके एक कॉइल बन गया आपके R फेज का। ठीक है, उसी तरह Y का हम लोग लेके चलते थे, Y1 और Y2 दो कंडक्टर्स मिलके एक कॉइल बन गया। अगेन B1 और B2 दो कंडक्टर्स मिलके एक आपका कॉइल बन गया। ठीक है, अब इसमें बताइए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए आपके सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का? क्या होना चाहिए डायरेक्शन? एनीवन? आवाज नहीं आ रही है? क्लॉकवाइज। ओके, ठीक से देखो, ध्यान से देखो। यस, देखो हमेशा पहले कंडक्टर को ध्यान में रखो। कंपेयर करेंगे तो सिमिलर चीजों पे कंपेयर करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि दो स्टूडेंट के बीच में कंपेयर करना है तो एक के पढ़ाई के रिजल्ट को हम लोग लेके चले और एक के स्पोर्ट्स की एबिलिटी को लेके चले। कंपेयर कर पाएंगे? कभी नहीं कंपेयर कर पाएंगे। तो हमेशा सिमिलर चीजों में कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर रहे हैं तो सबके फर्स्ट कंडक्टर को कंपेयर करेंगे, ना कि सेकंड कंडक्टर को। तो R का पहला कंडक्टर कौन सा है? R का पहला कंडक्टर ये है। Y का पहला कंडक्टर कौन सा है? तो Y का पहला कंडक्टर ये है। B का पहला कंडक्टर कौन सा है? तो B का पहला कंडक्टर ये है। इसको ध्यान में रखो, ना कि दूसरा कंडक्टर। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो हमेशा फर्स्ट कंडक्टर को, सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं ना। तो यहां से देखो किस ओर रोटेशन है, ये फेज सीक्वेंस हमेशा फॉलो होगा, याद रखना। ये फेज सीक्वेंस हमेशा हमेशा फॉलो होगा, ये फेज सीक्वेंस। तो किस ओर रोटेशन है? R से Y यहां और Y से B यहां और B से फिर वापस यहां। किस डायरेक्शन में रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? यस, डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपने ऊपर होता है कि हमें किस और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रखना है, उसी हिसाब से हम फेज सीक्वेंस को अरेंज करते हैं और उसी के हिसाब से हमारा सारा ग्राफिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सारा एनालिसिस उसी के अकॉर्डिंग चला जाता है। ठीक है, तो यहां हमने लिया R फेज, डेफिनेटली यहां हमने लिया Y फेज 120 डिग्री के एंगल पर, और डेफिनेटली यहां हमने फिर से 120 डिग्री के एंगल पर लिया B फेज। ये आपका RYB फेज हो गया।
और सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। क्लियर? अब चाहो तो दोनों केस लेके चलो। अगर स्टार्टर को हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि उस पर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, तो लेट अस टेक दैट आल्सो। सिमिलर स्टार्टर को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सेम रोटर को हम लोग ले लेते हैं, सेम स्टार्टर को, और सेम स्टार्टर पे हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं दूसरी तरह से। यहां आर कॉइल का पहला कंडक्टर हमने प्लेस किया, आर कॉइल का दूसरा कंडक्टर हमने प्लेस किया। ध्यान देना पहला कंडक्टर कहां कहां है। अब Y का पहला कंडक्टर यहां प्लेस कर रहे हैं और Y का दूसरा कंडक्टर यहां प्लेस कर रहे हैं, सो दैट Y का कॉइल बन गया। B का पहला कंडक्टर यहां प्लेस कर रहे हैं, B1, और B का दूसरा कंडक्टर यहां प्लेस कर रहे हैं। क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा यहाँ पे सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का? हाँ, यस, डेफिनेटली क्लॉकवाइज। तो R से Y और Y से B क्लॉकवाइज। मींस पहला वाला जो केस था ये एंटी क्लॉकवाइज का केस था, दूसरा वाला जो केस था वो क्लॉकवाइज का केस था। तो डेफिनेटली फेजर भी कैसा बनेगा? पहले वाले के लिए फेजर भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, फेजर डायग्राम। पहले वाले फेजर के लिए एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी इसका भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे ही है, और दूसरे वाले के लिए कैसा बनेगा? तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज बनेगा। क्या क्या बोलो? येलो कलर से ना सर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पे? येलो, अच्छा, येलो वाला नहीं दिखाई पड़ता है उतना। एक्चुअली डे लाइट है ना, डे लाइट की वजह से प्रोजेक्टर का जो इमेज है ना वो दिन के सूरज के रोशनी के आगे फीका पड़ जा रहा है, वो डे लाइट की वजह से ऐसा आ रहा है। पता चलता होगा, लेकिन फिर भी आपको पता तो चलता होगा। समझ में तो आ जाता होगा ना वहाँ येलो है। हाँ बताइए। हाँ हाँ, एक्चुअली डे टाइम है ना, तो विंडो में कितना भी पर्दा लगाओ ना वो थोड़ा सा धूप हल्का सा आ ही जाता है। लाइट सब ऑफ किया हुआ है, लेकिन खिड़कियों में से जो पर्दा लगने के बाद भी थोड़ा सा आ जाता है ना रोशनी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये दोनों सिस्टम है, तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा फेजर का? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये अपने ऊपर है, हमें जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रखना होगा वो हम अपने मन से एज्यूम करके चल सकते हैं कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आगे ऑपरेशन करना है कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए आगे ऑपरेशन करना है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि किसका रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में इसका रिप्रेजेंटेशन जब एक्सिस में हम लोग आ जाएंगे तो इस तरह से एक्सिस में हम लोग लेके चले थे पिछले क्लास में। मींस दिस इज 0 डिग्री, और आपको बता चुके थे पिछले क्लास में कि अपने मन से कितने भी एंगल पे हम मूव कर सकते हैं।
हमें चेक करना है जो हमने बोला कि सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन चीजों को हमें चेक करना है और हम लोगों ने देखा पिछले क्लासेस में कि वाकई में हमें ये सारी चीजें मिलती थी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों वेव के प्रोजेक्शन को हमने यहाँ वोल्टेज वेव या फिर मान लो फ्लक्स वेव, फ्लक्स के वेव के टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये हो गया आपका टाइम एक्सिस, दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर फ्लक्स एक्सिस। ओके, तो हम लोगों को पता है कि जाहिर है स्पेस में टाइम में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट से यानी 120 डिग्री के फेज डिफरेंस से इन तीनों वोल्टेजेस को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो करंट में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा और करंट में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो हमें पता है हमारा फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। हमें पता है कि हमारा फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो हमारे फ्लक्स का ग्राफ भी साइनसॉइडल ही होगा। ये पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, बस उसका थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लें। तो ये कहाँ से शुरू होगा अगला वेव, तो डेफिनेटली 120 डिग्री से शुरू होगा और इसके भी 120 डिग्री के बाद ये शुरू होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके इनको मैच कर देते हैं आगे तक, यानी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके इस तरह करके आपका टोटल वेव फॉर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह करके टोटल वेव फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि ये ग्राफ जो है ना, ये जो आपके फ्लक्स का ग्राफ है, तीनों फेज के फ्लक्स का ग्राफ, ये किस मशीन के लिए है दोनों में से बताइए। एक जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, किस मशीन के लिए ग्राफ है? एक मशीन, सपोज दैट दिस इज मशीन ए, मशीन ए इज रोटेटिंग in anti-clockwise direction and machine B is rotating in clockwise direction। किस मशीन के लिए वो ग्राफ है? आपके फ्लक्स और टाइम का प्लॉटिंग जो है, हाँ ए के लिए। ओके, बाकी लोग बताइए। हाँ, बाकी कोई बताइए। सर मेरा भी हाँ बोलो। ए के लिए आरती का कहना है। ओके, और कोई बताइए। दोनों के लिए? यस, बहुत बढ़िया सारिका, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब रीजन बता दीजिए बाकी लोगों को क्यों दोनों के लिए होगा, बाकी लोगों को रीजन बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ समझ लो, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ फ्लक्स और टाइम का ग्राफ है। मतलब आपका फ्लक्स का वैल्यू कैसे कैसे वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से, वो ग्राफ है। तो हमेशा याद रखना है दोनों मशीन के लिए सेम ही होगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि एक मशीन में टाइम इधर चल रहा है तो अगले मशीन में टाइम वापस चलने लगे, नेगेटिव हो जाए। टाइम नेगेटिव का कोई मतलब है क्या? हर केस में, चाहे ये मशीन हो या ये मशीन हो, टाइम तो पॉजिटिवली बढ़ रहा है हर केस में, दोनों केस में टाइम पॉजिटिव बढ़ेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि इस मशीन के लिए टाइम इस डायरेक्शन में चल रहा हो और इस मशीन के लिए उल्टे डायरेक्शन में टाइम चलने लगे, तो माइनस टाइम का कोई मतलब है क्या? माइनस टाइम का कोई भी मतलब नहीं है, यानी टाइम दोनों मशीन के लिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और फ्लक्स की वैल्यूज दोनों मशीन में साइनसोइडल ही होगी और दोनों मशीन में तीनों फेज का जो फ्लक्स है 120 डिग्री के फेज एंगल पर ही डिस्प्लेस्ड है टाइम में, स्पेस में, ठीक है। गौर करो, इसीलिए हमेशा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखिए। दोनों मशीन के केस में जो हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि इंडक्शन मशीन की तरह रन करने के लिए 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। पहला कंडीशन, स्पेस में तीनों फेजेस
120 डिग्री के फेज एंगल पर डिस्प्लेस्ड हो, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल पर डिस्प्लेस्ड हो, ठीक है। तो स्पेस में तीनों फेजेस आपस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल के एंगल पे होने चाहिए। तो देखो तो यहाँ भी 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल का एंगल मेंटेन है, यहाँ पर भी 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल का एंगल मेंटेन है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पहले कंडक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो आर का पहला कंडक्टर, Y का पहला कंडक्टर, B का पहला कंडक्टर, यानी यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ R का पहला कंडक्टर, Y का पहला कंडक्टर, B का पहला कंडक्टर, यहाँ हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन देखो पहला कंडीशन जो हमने कहा था कि स्पेस में तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो देखो स्पेस में दोनों के केस में 120 डिग्री का एंगल मेंटेन है। दूसरा कंडीशन क्या था कि इन फेजेस में जब हम सप्लाई देंगे वो सप्लाई टाइम में 120 डिग्री के एंगल पे डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, यानी 120 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है उस पे मेंटेन होना चाहिए। तो जाहिर है इसको भी जो सप्लाई देंगे वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होगा टाइम में, और इसको भी जो सप्लाई देंगे 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होगा। और तीसरा होता था, तीसरा क्या कंडीशन था, तीसरा होता था कि इंडक्शन मशीन को हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि नंबर ऑफ स्टैटर पोल्स हमेशा नंबर ऑफ रोटर पोल्स के बराबर होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, तो कंस्ट्रक्शन के फेज में हम लोग ये अंडरस्टूड है कि हम लोग जाहिर है ऐसा ही मशीन बनाएंगे जिसका नंबर ऑफ स्टैटर पोल नंबर ऑफ रोटर पोल्स के बराबर होगा। ये तो तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो आपका इंडक्शन मशीन की तरह रन करने लगेगा, यानी सबसे पहले फ्लक्सेस बनेगा। अब पहले भी बता चुके हैं कि इंडिविजुअल फ्लक्सेस साइनसॉइडली वैरिंग नेचर का है। तो देखो इंडिविजुअल फ्लक्सेस साइनसॉइडली वैरिंग नेचर का है। दूसरा कि तीनों फेजेस की जो फ्लक्सेस है वो जाहिर है वो भी आपस में 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होंगे, यानी 120 डिग्री के एंगल के करस्पॉन्डिंग जो टाइम डिले होगा वो टाइम डिले के बाद ये होंगे। इसीलिए दोनों का ग्राफ ये सेम है, क्योंकि टाइम दोनों में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। टाइम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता क्योंकि नेगेटिव टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? तो दोनों के लिए सेम ग्राफ है। अब हमने क्या किया था, हमने कोई भी अपने मन से अलग अलग मोमेंट्स को लिया था देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि इन मोमेंट्स पे रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमें देखना था कि वाकई में रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का आता है कि नहीं, पहला। दूसरा कि वाकई में रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है कि नहीं। यही चीजें हमें प्रूफ करना था, हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। तो आपको बता चुके हैं कि हम लोग कोई भी एंगल इक्वल एंगल से आगे बढ़ के देख सकते हैं। चाहे तो हम लोग 30-30 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ के चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग 60-60 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ के चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर आगे बढ़ के चेक कर सकते हैं। हर केस में हमें रिजल्ट वही मिलेगा, हर केस में हमें पता चलेगा कि हमारा रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। कैलकुलेशन में इजी होने के लिए क्या होता है, इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 60 डिग्री वाला लेके चलते हैं। लेकिन हमेशा दिमाग में बैठा लेना है किसी भी एंगल से मूव करेंगे, बस कंडीशन है कि पहला इंस्टेंट, दूसरा इंस्टेंट या जितना भी हम लोग चेक करें, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, दसवां, कितने भी इंस्टेंट पे हम लोग चेक कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि बराबर एंगल से इन सब इंस्टेंट के बीच में मूव करेंगे, यानी 1 और 2 के बीच में जो थीटा एंगल मूव करेंगे, यही 2 और 3 के बीच में थीटा एंगल मूव करेंगे, यही 3 और 4 के बीच में थीटा एंगल मूव करेंगे। लेकिन एंगल हम ये कोई भी ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितने भी इंस्टेंट पे हम चेक कर सकते हैं। हर बार हमें रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ही मिलेगा और हर बार सिंक्रोनसली रोटेटिंग ही मिलेगा, ठीक है। तो बस इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या क्या था। तो हम लोग 60-60 डिग्री के इंस्टेंट पे सारी चीजों को हम लोग लेके चले थे, यानी पहला इंस्टेंट जब थीटा 0 डिग्री था, दूसरा इंस्टेंट जब थीटा 60 डिग्री था, तीसरा इंस्टेंट जब ये 120 डिग्री था, और चौथा इंस्टेंट जब थीटा 180 डिग्री था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल फ्लक्सेस को चेक किया था। इंडिविजुअल फ्लक्सेस को हमने चेक किया कि क्या क्या वैल्यूज आ रही है सबकी। तो देख के बताइए कॉपी पे क्या क्या वैल्यूज आई थी। ओके, ठीक है। तो ये पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, बस वैल्यू पुट करते जाइए, क्या क्या वैल्यू हम लोग लाए थे, तो बस वैल्यू पुट करते चलिए। तो यहां हम लोगों ने देखा था इसका वैल्यू 0 आया था, इसका वैल्यू -√3/2 5m आया था, और इसका वैल्यू √3/2 5m आया था। कॉपी से अपने चेक करते चलिएगा सब लोग। ओके,
इस केस में कितना कितना वैल्यू आया था, देखिए कॉपी से। इस केस में कितना कितना वैल्यू आया था, कॉपी से देख के बताइए। 3/2 यस, यानी पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव और तीसरा वाला जीरो। 0 पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव और तीसरा वाला जीरो। ठीक है, इस केस में कितना कितना आया था, 3/2 इसमें बीच वाला जीरो आया होगा और बाकी दो की वैल्यू देख लीजिए, बाकी दो की वैल्यू क्या क्या आई थी, चेक कर लीजिए। पहला वाला पॉजिटिव था और अंतिम वाला नेगेटिव था, यानी ये आपका पॉजिटिव था और लास्ट वाला नेगेटिव था। ओके, इस केस में आ जाइए। इस केस में देखिए कितनी कितनी वैल्यूज मिली थी, देखिए कॉपी में। पहला जीरो आ गया था, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। पहला जीरो, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव। ओके, यही आया था। अब बताइए ये जो आया ना, ये कौन से मशीन के लिए आया, एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए कि क्लॉकवाइज वाले के लिए? एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए आया। ओके, और कोई बताइए, और कोई बताइए। हमेशा बिल्डअप होना चाहिए, बेस हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। बताइए देख के कितना आया, किसके लिए आया ये? क्लॉकवाइज के लिए आया। ओके, सारिका, हाँ बोलो, किसके लिए आया? क्लॉकवाइज के लिए आया। ओके, और कोई बताइए, और कोई बताइए। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब लोग। सर दोनों के लिए आया। यस, किसका आंसर था? यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये दोनों मशीन के लिए है, इसीलिए अपना बेस स्ट्रांग रखिए। ये दोनों मशीन के लिए है। क्यों दोनों मशीन के लिए, तो समझ लो पहले क्यों दोनों मशीन के लिए। यहां आइए, यहां आइए। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, दोनों मशीन के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं, हर मशीन में फेज सीक्वेंस कौन सा फॉलो होता है, हर मशीन में फेज सीक्वेंस कौन सा फॉलो होता है, बताइए। RYB। ये हमारे ऊपर है कि हम उनको क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं कि क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं। लेकिन हर केस में देखो फेज सीक्वेंस RYB ही फॉलो हो रहा है, यहां भी RYB ही फॉलो हो रहा है, यहां भी RYB ही फॉलो हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो RYB जब फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है कि R टाइम में पहले आया एक्शन में, Y टाइम में बाद में आया एक्शन में, और B टाइम में उसके भी बाद में आया एक्शन में। और टाइम कितना, तो 120 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टाइम था 120 डिग्री, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी हम लोग लिखते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये कैसे जनरेट होता है, ये जो वोल्टेज का वेव है, फ्लक्स का वेव है, करंट का वेव है, ये सब रोटेटिंग मशीन से जनरेट होता है। यानी रोटेटिंग मशीन जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सपोज दैट यहां क्लॉकवाइज घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। दोनों ही केस में क्या मतलब है, दोनों ही के केस में यही फार्मूला होगा। ये क्लॉकवाइज ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, क्लॉकवाइज ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। दोनों ही केस में यही है, यानी दोनों ही केस में हमें पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यानी फेज डिफरेंस जो हमें एंगल के टर्म में मिल रहा है तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस, उस 120 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टाइम डिले है
वो सब में सेम टाइम डिले है। यानी सबके केस में जब ये फेज सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सबके केस में, दोनों ही के केस में जब RY भी फेज सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसका मतलब R पहले एक्शन में आया, उसके 120 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टाइम डिले है उसके बाद Y आया, और उसके भी 120 डिग्री के बाद जो टाइम डिले है उसके बाद B आया। तीनों दोनों मशीन में तो वही फॉलो हो रहा है, दोनों मशीन में RY भी सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। Yes, sir. तो दोनों का मैथमेटिकल इक्वेशन जब लिखेंगे हम लोग ना, तो दोनों का मैथमेटिकल इक्वेशन वही होगा। यानी एक को रेफरेंस मानेंगे, पहले वाले को रेफरेंस मान लेंगे, तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन फ्लक्स के लिए क्या हो गया, तो डेफिनेटली इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया phi m sin ओमेगा t। ठीक है, अब y वाले में आ जाते हैं, तो ये क्या है, तो उससे 120 डिग्री पीछे चल रहा है। तो उससे ये 120 डिग्री पीछे चल रहा है। और इसका कितना होगा, -240 डिग्री। Minus 240. यस, किसी स्टूडेंट का उस दिन कहना था कि +120 भी ले सकते हैं, +120 लेंगे मैथमेटिकल वैल्यू एकदम सही मिलेगी, लेकिन वो लेना सही नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, सपोज दैट इमेजिन करो, ये रेस ट्रैक है, ठीक है, ये रेस ट्रैक है, और रेस ट्रैक पे सपोज दैट कार ए है, कार ए, और यहां पे क्या है, कार बी है, ठीक है। कार ए आगे जा रहा है बड़ी वेलोसिटी से, और कार बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है छोटी वेलोसिटी से, ठीक है। कार ए की वेलोसिटी va, कार बी की वेलोसिटी vb, क्लियर, एंड va इज ग्रेटर देन vb। कंडीशन भी है कि कार ए का वेलोसिटी जो है ना वो ज्यादा है कार बी से, ठीक है, va इज ग्रेटर देन vb। अब नतीजा होगा क्या ना कि कार ए की वेलोसिटी ज्यादा है, एकदम आगे आगे निकलता चला जाएगा, और ये स्लोली स्लोली आ रहा है। नतीजा होगा कि एक समय पहुंचते पहुंचते ना यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा ना, ये फास्ट जा रहा है तो ये स्लो जा रहा है, तो एक समय तो लगेगा ना कि इसके पीछे आ गया ये। लेकिन हम लोग कहेंगे क्या कि कार ए कार बी से पीछे है क्या, हम लोग कहेंगे नहीं ना। तो यहां देखो, यहां जो भी डिफरेंस है ये लैगिंग डिफरेंस है ए के मुकाबले बी का। यहां क्या है, हमें दिख तो रहा है कि ये आगे है, इसके बी आगे है, यानी पॉजिटिव, हमें दिख तो रहा है पॉजिटिव, लेकिन वाकई में क्या ये पॉजिटिव है क्या, बी आगे हो गया क्या ए के, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर तुलना करो तो बी आगे हो गया क्या ए के, हाँ Sir, दोनों से. नहीं ना। तो यही अंतर है, हम लोग प्लस लिखेंगे ना तो भी एग्जैक्ट आपको सही वैल्यू मिलेगी मैथमेटिकल, लेकिन है क्या कि इसके तेज चलते चलते इसके पीछे आ जाने का ये मतलब तो नहीं है कि कार बी अब फास्ट घूम रहा है, नहीं ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में अभी भी ये पीछे है, टाइम के रिस्पेक्ट में अभी भी ये पीछे है। तो यहां हमें लैगिंग क्वांटिटीज दिखाना है कि r के रिस्पेक्ट में y फेज लैगिंग है और उसके रिस्पेक्ट में b फेज लैगिंग है। मेरे ख्याल से ये कांसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि क्यों प्लस वाला वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। प्लस वाला वैल्यू देंगे तो भी सही वैल्यू मिलेगी, मैथमेटिकली सही मिलेगी, लेकिन प्लस वाला वैल्यू क्यों नहीं देते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर, एनीवन? Yes, sir. ओके, अब बताइए ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या दोनों मशीन के लिए नहीं वैलिड है, दोनों मशीन के लिए है ना वैलिड, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू हम लोग लाए थे वहां phi r phi y phi b का कैसे लाते थे, तो जिस पे चेक करते थे ना, अगर 0 डिग्री पे चेक करते थे तो सब में 0 डिग्री की वैल्यू पुट करते थे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा की वैल्यू सब में 0 डिग्री पुट करते थे। 60 पे चेक करते थे तो सब में 60 पुट करते थे। यानी इसी तीनों इक्वेशन से ही ना वो सारी वैल्यू लाए जो यहां पे मिल रहा है आपको। इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज करके, इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज करके ये सारी वैल्यूज आई, क्लियर। तो जब वो तीनों इक्वेशन दोनों मशीन के लिए वैलिड है तो ये वैल्यूज क्या दोनों मशीन के लिए नहीं वैलिड है ना, दोनों मशीन के लिए वैलिड। Yes, sir.
ठीक है। अब देखो अंतर कहां आ जाएगा दोनों मशीन में, तो अंतर आएगा यहां से, इन वैल्यूज के हिसाब से, इन वैल्यूज के हिसाब से जब अपने फेजर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, इन वैल्यूज के हिसाब से, इन वैल्यूज के हिसाब से जब अपने फेजर को रिप्रेजेंट करेंगे तब अंतर आ जाएगा दोनों मशीन के रिजल्टेंट में। और जाहिर है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसका रिजल्टेंट भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसका रिजल्टेंट भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। यानी वैल्यूज दोनों में सेम आया, लेकिन ये वेक्टर अरेंजमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये वेक्टर अरेंजमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये वेक्टर अरेंजमेंट जो क्लॉकवाइज है, उन्हीं वैल्यूज के लिए इन दो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो मशीन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसका रिजल्टेंट भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जो मशीन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसका रिजल्टेंट भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेट अस चेक। तो इन्हीं वैल्यूज के लिए आइए हम लोग फेजर डायग्राम दोनों मशीन के लिए बना लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज के लिए अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो देखो r किधर था, r इधर था, r इधर था, तो r की वैल्यू 0 मिल रही है। y किधर हुआ करता था, तो y इधर हुआ करता था, y का आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। बना लीजिए। सबसे पहले लिखते जाइए कौन से मशीन के लिए बना रहे हैं। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज के लिए और फिर क्लॉकवाइज के लिए बनाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज के लिए और फिर क्लॉकवाइज के लिए। मींस सबसे पहले फेजर डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज का और उसके बाद फेजर डायग्राम क्लॉकवाइज का, दोनों ही बना के हम लोग चलेंगे। ठीक है, आ जाते हैं इसके लिए पहले। तो यहाँ पे इसका 0 मिल गया, यानी r आपको बनाने की जरूरत नहीं है। y मिल गया, तो y हम लोग ऐसे लेते थे, उसका नेगेटिव ले लेंगे, उसका नेगेटिव हमने ले लिया। ठीक है, और b हम लोग इधर लिया करते थे, b इधर लिया करते थे, तो b पॉजिटिव ही है। समझ में आया ये समझ में आया? यस सर। देख लीजिए यहाँ पे, अगर कंफ्यूजन हो तो आपकी कॉपी में भी बना हुआ होगा। देखो ये वाला y का नेगेटिव इधर आ गया और b एज इट इज। अब उसी तरह क्लॉकवाइज में इसको बनाएंगे ना सेम वैल्यू के लिए, तो इसका नेगेटिव इधर चला जाएगा और ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा। आ जाइए वहां पे। अब क्लॉकवाइज वाले के लिए बना लेते हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए y का नेगेटिव होना, तो क्लॉकवाइज के लिए y किधर था, y इधर था ना क्लॉकवाइज के लिए, तो y का नेगेटिव और b किधर था क्लॉकवाइज में, ऊपर की तरफ। b किधर था, देखो वहां, y का नेगेटिव इधर चला जाएगा, y का नेगेटिव इधर चला जाएगा और b एज इट इज, यानी ऐसे हो जाएगा। ये b का डायरेक्शन हो गया और ये y का डायरेक्शन हो गया। क्लियर? दोनों में मिल गया आपको? ये बार बार उधर स्क्रॉल करके जाना नहीं पड़ेगा। रुक जाओ, पेज बदल देते हैं, दूसरे पेज में आपका मेन वाला बना देते हैं। दूसरे पेज में आपका मेन फ्लक्स बना देते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ओके, ये किसके लिए हो गया? एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये किसके लिए हो गया? क्लॉकवाइज के लिए। ओके,
अब इन्हीं का रेफरेंस लेके देखते चलते हैं। चलो आ जाओ पिछले पेज में। पिछले पेज में क्या है, तो पहला वाला तो समझ में आ गया आप लोगों को, एंटी क्लॉकवाइज वाला समझ में आ गया कैसे है, ओके। दूसरा वाला समझ लीजिए कैसे है। तो दूसरा वाला में क्या वैल्यूज आपको मिल रहा था, वैल्यूज पे आ जाइए। तो वैल्यूज सेम मिल रहा है इसमें, यानी येलो वाला माइनस है, येलो वाला नेगेटिव है और बी वाला पॉजिटिव है। येलो वाला नेगेटिव है, बी वाला पॉजिटिव है। तो जाहिर है येलो का नेगेटिव इधर बन जाएगा और बी एज इट इज, येलो का नेगेटिव इधर और बी एज इट इज, येलो का नेगेटिव इधर, बी एज इट इज। क्लियर। अब इस केस में तो हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करके देखते थे कितना मिलता था, तो रिजल्टेंट 3/2 phi m मिलता था और रिजल्टेंट क्या होता था, एग्जैक्ट मिडिल में बनता था, यानी इसका रिजल्टेंट इधर और डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट इधर, और दोनों का रिजल्टेंट 3/2 phi m यानी 1.5 phi m मिलता था। ठीक है, 1.5 phi m, 1.5 phi m। ठीक है, ये हो गया पहले केस का, यानी जब थीटा 0 डिग्री पे हम लोग लेके चले थे। अब आ जाओ दूसरे केस में, जब थीटा 60 डिग्री हम लोग लेके चले थे। फिर दोनों मशीन के लिए हम लोग देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए। तो R पॉजिटिव है, Y नेगेटिव है, B 0 है। R पॉजिटिव, Y नेगेटिव, B 0। तो R पॉजिटिव एज इट इज और Y अपने वैल्यू का नेगेटिव, Y अपने वैल्यू का नेगेटिव। तो Y पहले भी हम लोग नेगेटिव दिए थे इसी डायरेक्शन में, Y अपने वैल्यू का नेगेटिव यानी इसी डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, अब इस मशीन के लिए आ जाइए। इस मशीन के लिए क्या होना चाहिए, तो इस मशीन के लिए भी R पॉजिटिव, Y नेगेटिव। ठीक है, तो इस मशीन के लिए भी R पॉजिटिव, Y नेगेटिव। R को पॉजिटिव एज इट इज रहने देते हैं, R को पॉजिटिव एज इट इज रहने देते हैं। और इस मशीन का Y नेगेटिव किधर जाएगा बताइए, थोड़ा नीचे बनाना पड़ जाएगा, रुक जाओ। R पॉजिटिव एज इट इज और Y नेगेटिव। ठीक है, Y नेगेटिव किधर होगा इसका, देख लीजिए अगले पेज में। Y नेगेटिव यानी इस तरफ। ठीक है, तो Y नेगेटिव यानी इस तरफ, Y नेगेटिव यानी इस तरफ। अब फिर से दोनों का रिजल्टेंट बना लीजिए मिडिल में। मिडिल में क्लियर। अब आ जाइए फिर अगले वाले इंस्टेंट पे। वन 120 डिग्री। देखिए इसमें क्या क्या वैल्यूज मिल रही है। तो इसमें आपका R पॉजिटिव और B नेगेटिव, Y 0। इसमें आपका R पॉजिटिव, B नेगेटिव, Y 0। R पॉजिटिव एज इट इज और B नेगेटिव, R पॉजिटिव एज इट इज और B नेगेटिव। B की वैल्यू यहां थी यानी B नेगेटिव उधर चला जाएगा और Y 0। ठीक है, इस केस में देख लीजिए तो R पॉजिटिव एज इट इज और B नेगेटिव। देखिए इसका B कहां पे था, इसका B इधर था यानी उसका नेगेटिव, इसका B उधर था यानी उसका नेगेटिव। बना लीजिए। इसका B नेगेटिव था यानी इस तरफ। अब दोनों का रिजल्टेंट बना लीजिए। ओके, अब लास्ट केस में आ जाइए। लास्ट केस में हम लोग आ जाते हैं जब 180 डिग्री थीटा हो चुका है। बताइए इसकी वैल्यूज कितनी है, इसकी वैल्यूज कितनी है। R0 Y पॉजिटिव, B नेगेटिव, R0 Y पॉजिटिव, B नेगेटिव। तो R0, अब इसका Y पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव Y इधर हुआ करता था और इसका B इधर हुआ करता था, तो इसका B नेगेटिव। रिजल्टेंट हो गया इस तरफ।
माइक्रोफोन किसका ऑन रह गया अननेसेसरली? जवाब देते समय खाली ये कीजिए, ठीक है। अब इसके केस में आ जाइए, क्लॉकवाइज वाले मशीन के लिए आ जाइए। तो क्लॉकवाइज वाले मशीन के लिए क्या क्या था? क्लॉकवाइज मशीन वाले मशीन के लिए इस तरह से था, वैल्यू चेक कर लीजिए। तो वैल्यूज क्या मिल रहा है? y पॉजिटिव b नेगेटिव, y पॉजिटिव b नेगेटिव। तो देख लीजिए इसका y पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में और b नेगेटिव नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बना लीजिए उसमें इसका y पॉजिटिव, इसका y पॉजिटिव और b नेगेटिव। तो इसका y एज इट इज हो जाएगा। तो इसका y हम लोग कहां बनाया करते थे? इस तरफ बनाया करते थे। और इसका b ऊपर हुआ करता था, इसका b नेगेटिव इस तरफ आ गया और इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड बन गया, इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड बन गया, ठीक है। अब देखो चारों केस आपके सामने है। चारों केस आपके सामने है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज वाला में रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिख रहा है, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज वाला है, रिजल्टेंट घूमता दिख रहा है, ऐसे है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया रिजल्टेंट। इस केस में देखिए क्लॉकवाइज वाले मशीन के केस में ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, क्लॉकवाइज घूम गया, वैल्यूज सेम, इक्वेशन सेम, लेकिन आपको वेक्टर फेजर डायग्राम अलग अलग मिला। इज दैट क्लियर? रिप्लाई दो जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है, तो सेम वैल्यूज आया, सेम मैथमेटिकल इक्वेशन हमने यूज किया, लेकिन आपको फेजर अलग अलग मिल रहा है और होना भी चाहिए था, ठीक है। क्योंकि पहले ही आपको बता चुके हैं कि जिस फेज सीक्वेंस में स्टैटर पे कंडक्टर्स को स्पेस में हम लोग अरेंज करेंगे, उसी फेज सीक्वेंस से आपको रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। और ये भी बता चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करेगा, उसी डायरेक्शन में आपका रोटर भी रोटेट करेगा, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लेंज लॉ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो पिछली बार आपको बता चुके हैं कि ये रोटेट क्यों करेगा, बता चुके हैं किस वजह से रोटेट करता है, आपका रोटर क्यों रोटेट करता है। ये तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बना दिया, रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया जो स्पेस में रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से। और सिंक्रोनस क्यों है तो आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। सिंक्रोनस क्यों, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जितने एंगल से हम लोग मूव कर रहे हैं, सेम उसी एंगल से रिजल्टेंट भी अपने आप को मूव करा रहा है। जैसे 0 से 60 गए तो देखो रिजल्टेंट ने भी अपने आप को 60 डिग्री घुमा लिया। इस केस में भी देखो रिजल्टेंट ने भी अपने आप को 60 डिग्री घुमा दिया। और 60 डिग्री आगे गए तो रिजल्टेंट ने भी अपने आप को 60 डिग्री और घुमा दिया, रिजल्टेंट ने भी अपने आप को 60 डिग्री और घुमा दिया। और 60 डिग्री आगे गए तो रिजल्टेंट ने भी अपने आप को और 60 डिग्री घुमा दिया, रिजल्टेंट ने अपने आप को और 60 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। जिस स्पीड से बढ़ेंगे रिजल्टेंट उसी स्पीड से घूमता हुआ अपीयर होगा। ये सिंक्रोनिज्म का बहुत सारे डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन है। सिंक्रोनिज्म का बहुत सारा डेफिनेशन है। आपको पिछले क्लास में ये भी बता चुके थे कि किस तरह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को हम लोग बनाते हैं और स्पेस में हम लोग छोड़ते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी हमारे अर्थ के स्पीड के साथ रोटेट करता है, यानी अर्थ के रोटेशनल वेलोसिटी से, यानी अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से उस सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी मैच कर जाता है, यानी सिंक्रोनाइज कर जाता है। तो इसी कारण से हर वक्त वो एक ही पोजीशन पे अर्थ के रिस्पेक्ट में दिखता है। तो सिंक्रोनस के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, उनमें से एक डेफिनेशन ये भी है। आपको ये भी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सिंक्रोनस का एक और डेफिनेशन है कि हम 10 ले लें मशीन, 20 ले लें मशीन, सब अलग-अलग वोल्टेज रेटिंग का, सब अलग-अलग साइज का, सब अलग-अलग शेप का, लेकिन अगर सब इंडक्शन मशीन है और सबको अगर ये चीज हम फुलफिल कर रहे हैं, NS = 120 F/P के फार्मूला में, इस फार्मूला में अगर उन 10 मशीन को, या अगर आपके पास 20 मशीन है तो 20 मशीन भी सब अलग-अलग हो सकता है। वो 20 मशीन अलग-अलग वोल्टेज रेटिंग का हो सकता है, अलग-अलग मटेरियल का बना हो सकता है, अलग-अलग कैपेसिटी का हो सकता है, अलग-अलग साइज का हो सकता है, लेकिन अगर वो सब इंडक्शन मशीन है और सबको इस फ्रीक्वेंसी का सप्लाई दे रहे हैं और सब में इतना ही नंबर ऑफ पोल्स है, तो सब इसी स्पीड से घूमेगा, कितना भी बड़ा उसका साइज क्यों ना हो, कितना भी वोल्टेज रेटिंग क्यों ना हो। सिंक्रोनिज्म का एक डेफिनेशन ये भी है, ठीक है। सिंक्रोनिज्म का एक डेफिनेशन हम लोग आगे चल के देखेंगे। सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस जनरेटर में, जिसको हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, वहां क्या होगा, तो वहां आपका रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा और वहां रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। तो स्टैटर और रोटर, यानी स्टैटर का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर का स्पीड दोनों सेम हो गया, दोनों सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है, यानी सिंक्रोनाइज हो गया। तो सिंक्रोनिज्म का एक डेफिनेशन ये भी है। लेकिन यहां याद रखना है, यहां कभी भी आपका रोटर
सिंक्रोनस स्पीड को कैच नहीं करेगा, यानी रोटर का जो स्पीड है ना एनआर वो हमेशा लेस रहेगा एनएस से। इन चीजों को हम लोग देखेंगे क्यों, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। तो पिछले क्लासेस में आपको बता चुके थे कि किस वजह से अब रोटर रोटेट करना शुरू करता है। बताइए क्या रीजन था कि रोटर रोटेट करने लगता था? लेंज लॉ की वजह से। यस, बहुत बढ़िया। और लेंज लॉ में भी आपको बताए थे, आप ही का क्वेश्चन था, उसमें बताए थे कि कैसे फ्लक्स ही फ्लक्स को से रिएक्शन करके आपके रोटेशन का कारण बनता है, ठीक है। आ जाते हैं एक बार फिर से उसी चीज पे, कैसे रोटेशन होता है उस पे हम लोग आ जाते हैं। तो चलो दो मशीन हम लोग लेके चलते हैं, दो मशीन दोनों केस के लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए और एक क्लॉकवाइज के लिए, दोनों मशीन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, मशीन ए एंड मशीन बी। तो यहाँ दो मशीन हम लोग लेके चल रहे हैं, मशीन ए और मशीन बी, ठीक है। कैसे आपका रोटेट करने लगेगा रोटर, इसी पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो एक इमेज आपको पहले दिखा चुके हैं, एक इमेज आपको पहले दिखा चुके हैं, उस इमेज पे हम लोग आ जाते हैं। रुक जाइए एक मिनट, कि किस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। ये इमेज दिख रहा है सबको? ये इमेज दिख रहा है सबको? ओके। तो इस इमेज में देखो, सेंटर पे देखो तो आपको सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा होगा, ठीक है। सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ओके। तो देखो यहाँ इस तरह से इंडिविजुअल, पिछले क्लासेस में बता भी चुके थे आपको कि किस तरह से नॉर्थ और साउथ का हर एक पोल का अपना वेरिएशन साइनसोइडल होता है, लेकिन जैसे ही रिजल्टेंट पे जाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और इस तरह से रोटेट कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी हमेशा ध्यान में रखिएगा, एरो आउटवर्ड भी दिखा सकते हैं और एरो इनवर्ड भी दिखा सकते हैं, यानी इसका उल्टा भी, एरो इनवर्ड और ऐसे घूम रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि जाहिर है अल्टरनेटली हर एक पोल में एक बार साउथ बन रहा है, एक बार नॉर्थ बन रहा है। तो चाहे तो रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को हम आउटवर्ड एरो दिखा के ऐसे घुमाएं या इनवर्ड एरो ऐसे नॉर्थ का बना के, नॉर्थ यहाँ आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, नॉर्थ हम अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको नॉर्थ रेडियली आउटवर्ड दिख रहा है, लेकिन रेडियली इनवर्ड भी हम लोग बना सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्योंकि हर एक पोल में कभी साउथ बन रहा है, कभी नॉर्थ बन रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट के बदलने के हिसाब से। तो इस तरह स्पेस में सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। इस तरह से बेहतरीन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब उन्हीं चीजों पे आ रहे हैं, अब उन्हीं चीजों पे हम लोग इमेज पे आ जाते हैं अपने। तो अभी आपको बता चुके हैं कि दोनों ही केस में हम लोग लेके चल सकते हैं, नॉर्थ जब रेडियली इनवर्ड हो और नॉर्थ जब रेडियली आउटवर्ड हो, ठीक है। तो सपोज दैट, पहले चलो एंटी क्लॉकवाइज वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यानी जब हम लोगों ने सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरह से बनाया कि मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है आपके रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी, और दूसरे मशीन में हम लोग क्लॉकवाइज मोशन के लिए देखेंगे। यानी क्या हमने एज्यूम करके यहाँ पे चला है कि हमारा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मूव कर रहा है ns के स्पीड से, और इस मशीन में हमने एज्यूम किया कि इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मूव कर रहा है। तो जाहिर है कौन सा फेज सीक्वेंस हम लोग लेके चले होंगे, इसमें कौन सा फेज सीक्वेंस होगा बताइए, बताइए कौन सा फेज सीक्वेंस होगा? R by B किस डायरेक्शन में? हाँ, इसमें क्लॉकवाइज है ये, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें तो इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे बन गया आपका नॉर्थ, इस तरह से बन गया, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का कांस्टेंट
रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है वो बन गया। और कैसे रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसे सिंक्रोनसली रोटेट कर रहा है। ये जो नॉर्थ बना ना, ये जो नॉर्थ बना, पहले भी आपको बता चुके हैं कि नॉर्थ ऐसे भी बना सकते हैं या नॉर्थ आउटवर्ड भी बना के दिखा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हर एक पोल में अल्टरनेटली साउथ और नॉर्थ बनता रहता है साइनसॉइडली वैरिंग के हिसाब से। तो यहाँ नॉर्थ बन गया। अब ये नॉर्थ कैसे घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है इस मशीन में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है। और यहाँ रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे घूम रहा है, तो यहाँ ऐसे घूम रहा है रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जाहिर है ऐसे बन गया। और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर। अब आ जाते हैं रोटर पे। रोटर पे हम लोग आ जाते हैं और स्टार्ट होने से पहले की घटना को लेके चल रहे हैं, यानी रोटर जब स्थिर है, रोटर जब जीरो वेलोसिटी पे है। ये पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को पिछले क्लास में, शुरुआत की क्लास में, लेकिन आज और डिटेल से आप लोगों को उसको देखना है। तो रोटर जब स्टेशनरी है तब के केस में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से बना दें। रोटर जब स्टेशनरी है तब की बात पे आ जा रहे हैं। तो हम लोग रोटर को पहले बना लें। दिस इज योर रोटर। एंड दिस इज योर रोटर। ठीक है, दोनों के रोटर को हमने ले लिया। अब जाहिर है फ्लक्स आता होगा, फ्लक्स जो भी बनेगा, यहाँ एक लाइन ऑफ फ्लक्स दिखा रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली में एक लाइन ऑफ फ्लक्स होगा क्या, लाइन ऑफ फ्लक्स तो इमेजिनरी है, यानी जाहिर है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारा फ्लक्स होगा, यानी नॉर्थ इस तरह से बहुत सारा लाइंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये पूरा लाइंस जो है सिंक्रोनसली रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, यानी यहाँ इस तरह से लाइंस आ रहा है फ्लक्स का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आ जाते हैं, हमने कंडक्टर बना लिया। अब हम लोग रोटर के एक कंडक्टर को ले लेते हैं, रोटर के एक कंडक्टर को अपने स्टडी में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए, जैसा पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इस मशीन के केस में, इस मशीन के केस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा रोटर के अंदर, जाहिर है ईएमएफ इंड्यूस होता है जैसे ही रोटेट होने लगता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दो मशीन है हमारे पास, एक में हमने RYV फेज सीक्वेंस को एंटी क्लॉकवाइज रखा है, तो डेफिनेटली सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। अगले मशीन में हमने RYV फेज सीक्वेंस को क्लॉकवाइज रखा है, तो डेफिनेटली सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्लॉकवाइज घूम रहा है NS यानी सिंक्रोनस स्पीड से। अब कैसे है, तो ये नॉर्थ बन गया है और नॉर्थ बन के इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस मशीन में, और ये नॉर्थ बन गया है, नॉर्थ बन के इस तरह से क्लॉकवाइज घूमेगा इस मशीन में। ठीक है, ये जो नॉर्थ बना, अब हम क्या किए, टाइम को एक इंस्टेंट पे रोक दिए। ठीक है, ये तो घूम रहा है लगातार ना, ये घूम रहा है लगातार, लेकिन एक इंस्टेंट पे टाइम को रोक दिए और मान लो उस वक्त आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है और टाइम चलने लगेगा तो फिर ऐसे ही घूमने लगेगा। उसी तरह टाइम को यहाँ रोक दिए, उस वक्त आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है और जब टाइम चलने लगेगा तो ये ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, ये लाइंस ऑफ फ्लक्स है, लाइंस ऑफ फ्लक्स है। जाहिर है लाइंस ऑफ फ्लक्स हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं मैग्नेटिक पोल्स को कि लाइंस ऑफ फ्लक्स हर एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग रोटर के एक कंडक्टर को लेके चलते हैं, ये ब्लू कलर से रोटर कंडक्टर है, रोटर के एक कंडक्टर को लेके चलते हैं, एक एक करके अब दोनों मशीन में आएंगे। पहले इस मशीन में आ जाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग दोनों मशीन में आएंगे। पहले इस मशीन में आ जाते हैं। अब इस मशीन में जाहिर है आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करने लगेगा और आपको मालूम है कि आपका फ्लक्स रोटेट कर रहा है और ये घूमने की पहले की बात है, यानी अभी आपका मशीन स्टार्ट नहीं हुआ है तब की घटना है, यानी जब रोटर की वेलोसिटी 0 है तब की ये घटना है, यानी मशीन अभी रोटेट करना शुरू नहीं किया है, रोटर आपका स्टैंड स्टिल पे है। ठीक है, तो जाहिर है यहाँ फ्लक्स बन के रोटेट करने लगा, यानी फ्लक्स वेरी कर रहा है और आपका कंडक्टर स्टेशनरी है, तो क्या होना चाहिए, कौन सा लॉ लगेगा,
हाँ बताइए, रिप्लाई दीजिए। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सारा कंडीशन फुलफिल है, और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी स्टैटिक वाला फॉर्म, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी कौन सा, स्टैटिक वाला फॉर्म यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ क्या है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के स्टेशनरी वाले पार्ट की वजह से अब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा रोटर कंडक्टर के अंदर। क्या डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का इसके अंदर, और कैसे निकालेंगे ये बता चुके हैं पहले की क्लास में, कैसे निकालेंगे और क्या डायरेक्शन होगा। हाँ बोलो अंजू। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही उतनी, बताइए और कोई। हाँ हाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे, ठीक है लगाइए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए और बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। इस मशीन में भी पूछ रहे हैं, इस मशीन में, मशीन ए में पूछ रहे हैं अभी, ध्यान रखना कंडक्टर स्टेशनरी है। हाँ अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ही होगा, इनसाइड या आउटसाइड होगा, आउटसाइड। ओके कैसे, कैसे आउटसाइड बताइए। कितने लोगों का कहना है आउटवर्ड होगा, कितने लोगों का कहना आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। ध्यान देना इस मशीन में, ठीक है अभी मशीन ए की बात कर रहे हैं, मशीन ए में सब लोग लगाइए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या डायरेक्शन होगा। आउटवर्ड होगा। ओके कितने लोगों का आउटवर्ड कहना है। हाँ इनवर्ड होगा। ओके कितने लोगों का कहना है इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा सृष्टि। यस जिन लोगों ने पिछला क्लास किया था ध्यान से उन सबको पता है कि यहाँ इनवर्ड होगा। क्यों इनवर्ड होगा तो अभी ध्यान से समझ लीजिए, आपको हमेशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ाया जाता है, ठीक है हमेशा हमेशा इस तरह से बताया जाता है कि अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तो दिस इज योर इंडेक्स फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके उसके बाद क्या है, तो आपका ये क्या है, आपका थंब इज फॉर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है और ये क्या है आपका, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपका मिडिल फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ना, जो थंब इंडिकेट कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमेशा फिजिकल ऑब्जेक्ट का होता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट मींस कंडक्टर। आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिनको सेंस ऑर्गन से हम महसूस कर सके, देख सके, छू सके, जिनकी आवाज को सुन सके। यहाँ पे क्या है, फ्लक्स फिजिकल नहीं है, फिजिकल है आपका कंडक्टर। तो हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसका जो थंब होगा ना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये कंडक्टर के लिए होगा, फ्लक्स के डायरेक्शन के लिए नहीं। हमेशा याद रखिएगा ये कंडक्टर के डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए हम लोग लगाएंगे, कभी भी फ्लक्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए नहीं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, जो भी आपका डायरेक्शन दिखाएगा ना जो फिंगर, वो आपके कंडक्टर के डायरेक्शन के लिए होगा, फ्लक्स के डायरेक्शन के लिए नहीं। ये दिमाग में बैठा लेना है। अब देखो यहाँ कंडक्टर स्टेशनरी है, तो हमेशा हम बताते हैं कि फिजिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग में सारी क्वांटिटीज रिलेटिव होती हैं, हमें रिलेटिव से मतलब है। अब इसको डिटेल से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है रिलेटिव मोशन को सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ पे समझ लो, कंडक्टर अगर स्टेशनरी है ना, कंडक्टर आपको मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, कंडक्टर स्टेशनरी है, लेकिन फिर भी इसका रिलेटिव स्पीड है। किसके रेस्पेक्ट में, तो इस फ्लक्स के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड है। इस फ्लक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें ना, तो इसका रिलेटिव स्पीड किस डायरेक्शन में होगा, भले ये घूम नहीं रहा है, स्टेशनरी है, लेकिन फ्लक्स के रेस्पेक्ट में हम देखें तो इसका रिलेटिव स्पीड किधर होगा, किस डायरेक्शन में बताइए। यस क्लॉकवाइज। तो कंडक्टर का जो रिलेटिव स्पीड है ना, कंडक्टर के रोटेशन से हमें मतलब है, तो कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है
कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो जाहिर है इस मोमेंट का फोर्स टेंजेंशियली या इस मोमेंट का मोशन टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। इस मोमेंट पे मोशन जो है टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में होगा। जैसे अब इसको समझो डिटेल से, पहले रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। जैसे होता क्या है, ट्रेन मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पे जो पैसेंजर बैठे हुए हैं ना, अगर एयर स्थिर है, मान लो हवा बह नहीं रही है, स्थिर है, तो इन पैसेंजर्स को हवा किधर से फील होगा, इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इस ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इसीलिए फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया जाता है, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एयर पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है, एयर पार्टिकल का हाँ राइट टू लेफ्ट ना। ट्रेन जब लेफ्ट टू राइट जा रही है, ट्रेन जब लेफ्ट टू राइट जा रही है इस तरफ v वेलोसिटी से, तो एयर पार्टिकल का मोशन किधर है, राइट टू लेफ्ट। क्लियर। हालांकि एयर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, एयर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, एयर पार्टिकल तो स्थिर है, एयर पार्टिकल तो एक्चुअल में स्थिर है ना। मूव कौन कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी पैसेंजर्स को हवा लगता है ना। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। एयर पार्टिकल अपने जगह पर स्थिर है, मान लो हवा बह नहीं रही है, एकदम ठंड, एकदम रुका हुआ है हवा, एयर पार्टिकल अपने जगह पे स्थिर है, मूव कौन कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, फिर भी ये पैसेंजर को कंफर्टेबल लगता है, फिर भी ये पैसेंजर को हवा लगती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के रेस्पेक्ट में, भले ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एयर पार्टिकल स्थिर है, लेकिन ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एयर पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। समझ में आया कंसेप्ट। और इसीलिए हवा लगती है हमें। आया समझ में। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एयर पार्टिकल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में एयर पार्टिकल मूव कर रहा है। क्लियर। ठीक है। अब और समझो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का। सपोज दैट एक ट्रेन है, ट्रेन में एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। कंपार्टमेंट में दो पर्सन है, सपोज ए, पर्सन ए इज सिटिंग ओवर हियर और पर्सन बी उसके ठीक सामने है, ठीक है। और ट्रेन जो है v वेलोसिटी से इस तरफ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो पर्सन ए देख रहा है ना पर्सन बी को, दोनों बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं। पर्सन ए पर्सन बी को देख रहा है तो उसे क्या लगेगा, बी की वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी जीरो। यस एग्जैक्टली। तो पर्सन ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी जीरो, पर्सन ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी जीरो, ठीक है। ये रेस्पेक्ट के लिए है। ये ब्रैकेट जो है किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसको समझना, b की वेलोसिटी है और जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो बगल में लिखा गया। अब b जो a को देख रहा है तो वो भी स्थिर है, तो a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, हाँ यस। तो अभी दोनों की वेलोसिटी आपको जीरो दिखेगी, इसकी भी वेलोसिटी जीरो और a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में ये भी आपको जीरो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रेन जो है v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब एक तीसरा पर्सन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर उनको देख रहा है, तीसरा पर्सन c है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर उनको देख रहा है, ठीक है। अब बताओ a की वेलोसिटी c के रिस्पेक्ट में एक और b की वेलोसिटी c के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हाँ v ट्रेन की वेलोसिटी होगी ना, हाँ। तो v को मान लो ये vt ट्रेन की वेलोसिटी है, तो इस c पर्सन के रेफरेंस से ये दोनों मूव कर रहा है। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे वेलोसिटी की वैल्यू बदल रही है। यही अगर b को हम लोग ध्यान से रख देखें, b को अभी हम लोग ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी रखते हैं, ठीक है, b को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वही b a के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो उसकी वेलोसिटी जीरो मिलती है, वही b c के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर मिलती है। यानी सेम पर्सन की दो अलग-अलग वेलोसिटी मिल रही है। डिपेंड करता है कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया है। यही रिलेटिव वैल्यू का कांसेप्ट है। यानी फिजिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ रिलेटिव है, ठीक है। यही b इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो मिल रहा है, a जब देख रहा है इसको तो जीरो मिल रहा है,
और इसी की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर मिल रहा है, यानी सेम पर्सन सेम टाइम में अलग अलग वेलोसिटी आपको दिख रही है। इसीलिए साइंस और इंजीनियरिंग में हर एक क्वांटिटीज रिलेटिव होती है। अब एक और आ जाओ रिलेटिव मोशन के कांसेप्ट में, ठीक है। अब क्या है, ये ट्रेन है, यहां पे ट्रेन के अंदर एक पर्सन ए बैठा हुआ है, ओके। ये ट्रेन v वेलोसिटी से, ठीक है, आगे जा रही है vt वेलोसिटी से। एक और ट्रेन पीछे है, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। मान लो vt1 और vt2, इसके अंदर b पर्सन बैठा हुआ है, ओके। समझ आ रहा है? दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये ट्रेन फास्ट चल रही है, मींस vt1 इज ग्रेटर देन vt2। क्लियर? इतना समझ में आया? आगे बढ़े। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्लियर? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? सर आ गया आपके। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये जीरो है, ये रुका हुआ है। स्टार्टिंग में मान लो ये रुक गया और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ देर में टाइम बीतता चला जाएगा, कुछ देर में ये यहां पहुंच गया, टाइम बीतता चला जाएगा, कुछ देर में ये ट्रेन यहां पहुंच गया, कुछ देर में ये ट्रेन यहां पहुंच गया। जाहिर है इस डायरेक्शन में मोशन है और ये रुका हुआ है। अब ए जो है ना, ए यहां से देख रहा है, यहां से मान लो होल बना हुआ है, यहां से मान लो होल बना हुआ है। इस होल में से लगातार ए देख रहा है उस ट्रेन को। ए के हिसाब से देखो तो ट्रेन दूर होता चला जा रहा है, जैसे जैसे ए आगे बढ़ रहा है ट्रेन दूर होता चला जाएगा। हाँ ठीक है। आप सबने फील किया होगा, आप सबने ट्रेन में फील किया होगा कई बार कि आपकी ट्रेन स्थिर रहती है और बगल वाली ट्रेन मूव करने लगती है तो लगता है आपकी ट्रेन ही चल रही है। सबने एक बार लाइफ में जरूर फील किया होगा इस चीज को, है? कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है, बगल से दूसरी ट्रेन चल रही है, लेकिन आपको महसूस होता है कि आप ही की ट्रेन चल रही है। बाद में जब थोड़ा ध्यान से देखो तो पता चलता है नहीं, बगल वाली ट्रेन चल रही है। ऐसा सबने फील किया होगा अपने लाइफ में। हैव यू फेल्ट दैट? अब यहां देखो, उसी तरह से अगर ए फील करे ना थोड़ी देर के लिए, तो ए जा रहा है इधर, लेकिन ए को लगेगा ना कि ये इधर जा रहा है, इससे दूर होता चला जा रहा है बी। ए को ऐसा लगेगा कि बी दूर होता चला जा रहा है, हालांकि बी स्थिर है, बी स्थिर है, बी रुका हुआ है, बी की वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ए को ऐसा महसूस होगा थोड़ी देर के लिए कि बी उससे दूर चलता चला जा रहा है। महसूस होगा? लेकिन वास्तविकता में कौन मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है। यानी अगर हम इसको टेक्निकली कहें, टेक्निकल शब्दों में कहें, तो ए के हिसाब से, ए के रेस्पेक्ट में v की वेलोसिटी क्या है? अभी ए के रेस्पेक्ट में v की वेलोसिटी क्या है? ए के रेस्पेक्ट में v1, यस, vt, ये vt1, vt1 ए के रेस्पेक्ट में v की वेलोसिटी vt1 है। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, रुके हुए चीज, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी है? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है vt1 और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है 0। समझ में आ रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी vt1, इसकी वेलोसिटी 0। लेकिन जब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, यानी जब a देख रहा है, a यहां से देख रहा है, तो a को लग रहा है कि ये इस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। कौन सा? vt1 वेलोसिटी से। समझ में आया? a के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो गई b की? vt1 अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हकीकत में आपका ये b स्थिर है, हकीकत में b स्थिर है। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहे हैं, a के रेस्पेक्ट में a को दिखता है ऐसा कि b इस तरफ vt1 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये स्थिर है। समझ में आ रहा है?
तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी दिख गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें। आया समझ में? रिप्लाई दीजिए जल्दी। Yes, sir. ओके, अब दूसरा केस आ जाओ, दूसरा केस अब लेते हैं। Yes, sir. अब दूसरे केस में आते हैं। अब ये रुका नहीं है, अब ये मूव करने लगा। ये तो एज इट इज मूव कर रहा है, अब ये भी मूव करने लगा, ठीक है। और ये मूव करने लगा किस तरह से? तो अपने इस वेलोसिटी से ये भी मूव करने लगा, यानी ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी vt1 की वेलोसिटी ज्यादा है vt2 से, ठीक है। vt1 की वेलोसिटी ज्यादा है vt2 से। अब मान लो ये 10 किलोमीटर्स पर आवर से घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है। अब दोनों का मोशन मान लो दोनों एक साथ चला, मान लो दोनों एक साथ चला, ठीक है। ये 10 किलोमीटर पर आवर से और ये 5 किलोमीटर पर आवर से। होगा क्या? स्टार्टिंग में दोनों सेम है, इसमें A है, इसमें B है, इसकी वेलोसिटी vt1, इसकी वेलोसिटी vt2। ओके, दोनों की वैल्यू हमने ले लिया। ये 10 किलोमीटर पर आवर और ये 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 1 घंटे बाद कहां कहां दोनों होंगे? 1 घंटे बाद ये पहुंच गया 10 किलोमीटर्स और ये कहां रह गया? 5 पे। क्लियर? और सॉरी, ये उल्टा ले लिए ना, रुक जा 1 मिनट, उल्टा ले लिए। ए को ज्यादा लेना था, ठीक है। ए की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर और बी की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे बाद क्या हुआ? ये कहां पहुंच गया? तो 10 किलोमीटर पे पहुंच गया। ए 10 किलोमीटर से पहुंच गया और ये कहां है? ये 5 किलोमीटर पे है, ठीक है। यानी 1 घंटे बाद ये 5 किलोमीटर पे है, ये 10 किलोमीटर पे है। 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कहां कहां होंगे दोनों? हाँ बताइए आरती। तो ये चला जाएगा कहां? 20। Sir, A जो है 20 किलोमीटर। यस, ए जो है ये चला गया 20 पे और ये कहां आ गया? Yes, sir. ये आ गया 10 पे। पे, ठीक है। 3 घंटे बाद आ जाइए। 3 घंटे बाद कहां पहुंचेगा? ए Sir, A 30 ए 30, किलोमीटर। ए पहुंच गया 30 पे और ये कहां पहुंचा? बी 3 घंटे बाद कहां पहुंचा? ये 15 किलोमीटर्स। चलो 3 ही केस लेके चलते हैं। अब सेपरेशन देखो दोनों के बीच में। पहले सेपरेशन कितना था? दोनों के बीच में सेपरेशन पहले 0 था, यानी दोनों के बीच में दूरी 0 थी। 1 घंटे बाद दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर। 2 घंटे बाद दोनों के बीच में दूरी कितनी है? बताइए। 2 घंटे बाद दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। देखो ये 5 गया था ना, ये 10 गया, 5 किलोमीटर का हो गया। ये 20 गया तो ये 10 गया, 10 किलोमीटर्स। और 3 घंटे बाद दोनों के बीच में दूरी कितनी है? यानी अभी देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो अब अगर फिर ए देखें इसको, मान लो फिर से होल बना दिए एक,
फिर से यहां से होल बना दिए हैं, फिर से यहां से होल बना दिए हैं, फिर से यहां होल बना दिए हैं, फिर से यहां होल बना दिए हैं। होल में टेलीस्कोप लगा हुआ है, टेलीस्कोप से ए बार बार देख रहा है, तो ए को क्या लगेगा, बी कहां जा रहा है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ए को क्या लगेगा, क्या महसूस होगा ए को, ए को बी के लिए क्या महसूस होगा, बी उससे नजदीक आ रहा है कि दूर चलता चला जा रहा है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, एक एक करके कोई बोलिए। आवाज कट रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, आवाज। हाँ बोलो बोलो। ए को क्या लगेगा, बी उससे दूर होता चला जा रहा है कि नजदीक आ रहा है? ए को लगेगा कि बी दूर होता चला जा रहा है। देखो यानी इसको ध्यान से समझो, एक्चुअल में मेरी आवाज आ रही है क्लियर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर, बताओ। ठीक है, अब समझिए, एक्चुअल में दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्चुअल में ए भी और बी भी दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ए को दिखेगा क्या ना, ए को लगेगा, ए को फील होगा कि बी दूर होता चला जा रहा है। और किस डायरेक्शन में दूर होता चला जा रहा है, तो बी इधर होता चला जा रहा है। पहले ए से 5 किलोमीटर दूर था, अब ए से 10 किलोमीटर दूर हो गया, ए से 15 किलोमीटर दूर हो गया, यानी इस ओर दूर होता चला जा रहा है बी ए से, ऐसा फील होगा ए को, होगा, ए को महसूस होगा ना, ए को महसूस होगा ना कि उधर होता चला जा रहा है, बी उधर होता चला जा रहा है, लेकिन हकीकत में दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? तो यहां क्या हो गया, यहां भले ही दोनों का स्पीड इस ओर है, अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भले ही दोनों की वेलोसिटी इस ओर है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी इस ओर है। समझ में आया? आया समझ में? ये कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये आपके मशीन में अब लगने वाला है। अब यही आपके मशीन में लगने वाला है। यहां भी क्या है, देखो आपका कंडक्टर शुरुआत में स्टेशनरी है और फ्लक्स इधर घूम रहा है, तो फ्लक्स के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इस डायरेक्शन में, जो ब्लू एरो है, ब्लू एरो के डायरेक्शन में। ठीक है, तो हकीकत में वो कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी उसके पास है। अब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो फ्लक्स इधर, आपका थंब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ, तो आपका मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, इनवर्ड की आउटवर्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, यस। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इनवर्ड हो गया, मेक इट क्रॉस। अब जैसे ही क्रॉस हुआ ना, जैसे ही क्रॉस हुआ तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। हम लोग क्या करते हैं इंडक्शन मशीन के केस में, इंडक्शन मोटर के केस में रोटर आपका क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है, यानी शॉर्ट सर्किट होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, सर्किट भी क्लोज है, करंट फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो लेंज लॉ के हिसाब से करंट ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करेगा कि अपने होने के कारण को अपोज करेगा। तो फ्लक्स के यहाँ इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से इसका अपना फ्लक्स बन जाएगा, किसका, कंडक्टर का अपना फ्लक्स बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। वो फ्लक्स लेंज लॉ के हिसाब से अपने होने के कारण को अपोज करेगा। फ्लक्स के होने का कारण करंट, करंट के होने का कारण ईएमएफ का इंड्यूस होना, और ईएमएफ के इंड्यूस होने का कारण इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी लेंज लॉ के हिसाब से अब रिलेटिव वेलोसिटी को कम होना होगा। कैसे कम होगी रिलेटिव वेलोसिटी, रोटर के घूमने से। रोटर किधर घूमेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कम हो, रोटर किधर घूमेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कम हो, बताइए। क्लॉकवाइज घूमेगा इस केस में, एंटी क्लॉकवाइज। देखो फिर से, इसीलिए इतना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाए हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो फिर से समझो इसको, अगर मान लो
ये B है, अभी इसीलिए इतना कुछ समझाए थे। B अगर जीरो वेलोसिटी पे है शुरू में और A इधर जा रहा है V वेलोसिटी से VA वेलोसिटी से और VB वेलोसिटी जीरो है। A इधर जा रहा है A वेलोसिटी से, ये जीरो है। रिलेटिव वेलोसिटी कम करने के लिए B को किधर मूव करना होगा? B अभी जीरो वेलोसिटी पे है और A इधर मूव कर रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी कम करने के लिए किधर मूव करना होगा B को? हाँ, आवाज कट रही है, फिर से बोलो। मतलब A की ओर ही जाना होगा ना? हाँ, तो A की तरफ ही इसको मूव करना होगा, तभी रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कम होगी। अगर ये इधर जाने लगे, मान लो इधर जा रहा है और ये उधर जा रहा है और सपोज दैट B इधर जाने लगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो रही है और बढ़ रही है? तब तो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए रोटर को किधर मूव करना होगा? तो A के डायरेक्शन के तरफ ही जाना होगा, तभी रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी। कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी? तो VA माइनस VB। VA मैथमेटिकली भी देख लो, VA माइनस VB है ना, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। रुको इधर लिख देते हैं, मैथमेटिकली भी देख लीजिए। VA माइनस VB जो है, यही वेलोसिटी रिलेटिव है। रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए क्या करना होगा आपको? तो सेम डायरेक्शन में मूव कराना होगा, तभी रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी। यानी इसका वैल्यू जब बढ़ाएंगे ना मैग्नीट्यूड, तभी तो ये डिफरेंस कम मिलेगा। तभी तो ये डिफरेंस कम मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? आवाज नहीं आ रही किसी की? ओके, अब यहां पे क्या है देखो, दोनों को गौर से देखो। ये आपका एक्स एक्सिस VA का इधर मूव करना पॉजिटिव, VB का इधर मूव करना पॉजिटिव। क्लियर? तब जाके आपको ये डिफरेंस मिल रहा है, अगर ये उल्टा जाने लगे VB इधर, तो अब क्या हो जाएगा? VB का मैग्नीट्यूड नेगेटिव, अगर इधर जाने लगे तो VB का मैग्नीट्यूड नेगेटिव। क्लियर? अगर इधर जाने लगता है तो VB का मैग्नीट्यूड नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू अगर यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? VA प्लस VB। तब क्या होगा? इसके बढ़ने पर रिलेटिव वेलोसिटी और बढ़ जा रहा है। आपको रिलेटिव वेलोसिटी कम करना है, तो मैथमेटिकली भी आपको क्या शो हो रहा है? किस डायरेक्शन में जाना चाहिए B को? मैथमेटिकली भी आपको शो हो रहा है कि B को इधर ही जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो इसी हिसाब से रोटर कहां जाएगा? अब रोटर किधर घूमने लगेगा? यस, यानी आपके सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन के अलोंग ही ये भी घूमने लगेगा, NR। अब इसको दूसरी तरह से समझो, ये तो बता दिए लेंज लॉ के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में लेंज लॉ कैसे लगेगा? तो हमेशा ये अलका बेदी का पिछली बार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसका, कि एक्चुअल में फ्लक्स को ही एक्ट करना होगा फ्लक्स से। क्योंकि देखो इसके पास हाथ तो है नहीं कि हाथ उसको जाके रोटेट कराने लगा रोटर को, ठीक है? ऐसा तो है नहीं। अब ये समझ गया, रोटर जान गया कि अब लेंज लॉ लगना है, तो रोटर ने अपने हाथ को उठा के उसको घुमाना शुरू कर दिया, या रोटर ने समझ लिया कि लेंज साहब का आदेश है, चलो हम घूमने लगते हैं। ऐसा तो होगा नहीं ना। जाहिर है लेंज लॉ लगेगा भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के किसी न किसी फेनोमेनन से, और हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज का एक्शन
सिमिलर क्वांटिटीज के साथ होता है, सिमिलर क्वांटिटीज का इंटरेक्शन सिमिलर क्वांटिटीज के साथ होता है। तो यहाँ सारी चीजें इस फ्लक्स के कारण हो रही हैं, तो फ्लक्स ही लग के अब टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, उसको घुमाएगा। कैसे लगेगा? तो देखो इतना तो समझ में आ गया ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन सबको समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल लिए। क्लियर? अब जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आपको मिल गया, रोटर का सर्किट क्लोज है क्योंकि हम लोग शॉर्ट सर्किट रखते हैं उसको, तो करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ओके, अब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने के साथ जहां भी हम लोग को पता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जहां भी करंट फ्लो होगा उसके वजह से उसका अपना फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। तो इसका राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से इस कंडक्टर के में फ्लो होने वाले करंट की वजह से अपना फ्लक्स का डायरेक्शन निकाल लीजिए, क्या होगा? तो राइट हैंड कर्व रूल यूज कीजिए अंदर की तरफ, तो इस तरह क्लॉकवाइज सर्कल्स में इसका फ्लक्स बन जाएगा। कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से कंडक्टर का, आर्मेचर कंडक्टर का अपना फ्लक्स बन जाएगा, जो इस तरह से राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब उसको जूम करके इमेज को हम लोग देख लें। अब उसी कंडक्टर को जूम करके हम लोग देख लेते हैं। वही कंडक्टर है, वही कंडक्टर है। शुरू में क्या हो रहा था? ये फ्लक्स आ रहा था, मेन फ्लक्स आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइड, यानी दोनों साइड जब तक इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा था दोनों साइड का फ्लक्स सेम होगा। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा था, जब इसका अपना फ्लक्स नहीं बना था कंडक्टर का, तब मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड बराबर होगा, एकदम एकदम होमोजेनियस होगा मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही इसका अपना फ्लक्स जब बन जाएगा, ये क्रॉस होने की वजह से इसका अपना फ्लक्स कैसे बनेगा? तो इस तरह क्लॉकवाइज सर्कल, यानी इसका अपना फ्लक्स कैसे बनेगा? तो इसका अपना फ्लक्स इस तरह सर्कल्स में बन जाएगा। और कैसा सर्कल्स? तो क्लॉकवाइज सर्कल्स। क्लियर? क्लॉकवाइज सर्कल्स। एग्री? एग्री? अब क्लॉकवाइज सर्कल जब यहां बन जाएगा, क्लॉकवाइज सर्कल जब बन जाएगा तो देखो दोनों तरफ अंतर आ रहा है। इधर क्या हो रहा है? इस फ्लक्स के साथ आपका क्लॉकवाइज सर्कल्स एड अप हो रहा है राइट साइड में, यहां से सेंटर से राइट साइड और सेंटर से लेफ्ट साइड। राइट साइड में देखो ये क्लॉकवाइज होके कहां आ रहा है? राइट साइड में डाउनवर्ड आ रहा है फ्लक्स, इस कंडक्टर का फ्लक्स डाउनवर्ड आ रहा है और मेन फ्लक्स भी डाउनवर्ड है, दोनों ऐड कर रहा है। मेन फ्लक्स का डायरेक्शन भी ऐसे है और ये कंडक्टर का फ्लक्स भी डाउनवर्ड ही है। इस साइड सब फ्लक्स ऐड होने लगेगा, यानी फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होने लगेगी। और इस साइड देखो मेन फ्लक्स तो नीचे ही है, अभी भी मेन फ्लक्स तो डाउनवर्ड ही जा रहा है, लेकिन ये अपवर्ड आ रहा है, कैंसिल करने लगेगा फ्लक्स को। तो इधर फ्लक्स कैंसिल करने लगेगा एक दूसरे को, तो इधर फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी रेयर डेंसिटी। ठीक है? और इधर फ्लक्स ऐड होके एक दूसरे को सपोर्ट करने लगा, मेन फ्लक्स के साथ ये ऐड होने लगेगा, ऐड होने लगा तो हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी और इधर लोअर डेंसिटी। तो नतीजा होगा, रिजल्टेंट कैसा बनेगा? तो रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का अंतर आएगा। अब जो दोनों की वजह से रिजल्टेंट बनेगा ना, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का अंतर आएगा। ध्यान से देखना इसको, सब लोग ध्यान से समझना। अब हो क्या रहा है? देखो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, तो यहाँ क्या है? मेन फ्लक्स और इसके साथ जाके ये ऐड हो रहा है, मैग्नीट्यूड इधर का बढ़ गया। प्लस शेप जो है देखो, इसका मेन फ्लक्स का शेप स्ट्रेट और इस फ्लक्स का शेप सर्कुलर, दोनों मिलके शेप में भी अंतर आएगा, मैग्नीट्यूड में भी अंतर आएगा। मैग्नीट्यूड इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? राइट साइड मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है फ्लक्स का कि घट रहा है?
यस, तो मैग्नीट्यूड इधर हायर हो गया और शेप इस सर्कुलर और लीनियर दोनों का मिल के जो शेप बनेगा ना वो आपका लगभग ऐसा बनेगा, ऐसा लगभग बनेगा और एकदम डेंस हो जाएगा, इधर एकदम डेंसिटी हायर हो जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी बहुत हायर हो जाएगी। इधर क्या है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मेन फ्लक्स ऐसे आ रहा है डाउनवर्ड और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के जा रहा है अपवर्ड, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इधर फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में मेन फ्लक्स डाउनवर्ड और आर्मेचर कंडक्टर का फ्लक्स इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल में यानी अपवर्ड, तो मेन फ्लक्स डाउनवर्ड, आर्मेचर फ्लक्स अपवर्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो इधर बहुत रेयर हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी, बहुत कम हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी, इस तरह से रेयर डेंसिटी या लोअर डेंसिटी, ठीक है, लोअर डेंसिटी। तो अब होगा क्या है, दो चीजें देखो यहां पे होंगी, हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और फोर्स कहां से लगता है, तो हमेशा हायर फ्लक्स हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फोर्स लगता है। तो इधर किधर फोर्स लगना चाहिए कंडक्टर पे, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फोर्स लगना चाहिए, क्लियर। तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, क्लियर, एग्री। हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फोर्स लगेगा कंडक्टर पे। दूसरा, अब ये जो एक्शन हुआ ना, ये सर्कुलर लाइन ऑफ फ्लक्स और ये लीनियर ऑफ लाइन ऑफ फ्लक्स से मिलके इस तरह का लाइन ऑफ फ्लक्स बना, तो जिस तरह गुलेल होता है ना, गुलेल हम लोग खींचते हैं रबड़ की तरह, ये भी गुलेल की तरह खींच गया, अब ये फ्लक्स ऐसे गुलेल की तरह खींच गया, अब ये अपने आप को स्ट्रेट करना चाहेगा तो ये भी फोर्स लगाएगा, यानी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फोर्स लग रहा है। दूसरा, इस फ्लक्स के शेप के वेरिएशन की वजह से भी फोर्स लग रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, यही कंडक्टर को रोटेट कराने लगेगा। तो देखो कंडक्टर को कहां रोटेट कराएगा, तो आ जाइए मशीन में, कंडक्टर को किधर रोटेट कराएगा, तो जाहिर है इधर लगेगा, जाहिर है इधर फोर्स लगेगा, यानी रोटर आपका सेम डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा जिधर सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है, मिल गया, और यही टॉर्क प्रोड्यूस करके रोटेट कराएगा। मिल गया कारण, कैसे, लेंज लॉ की वजह से एक्चुअल में मोशन होता है, मिला। और इस तरह से आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाता है और रोटर आपका रोटेट करने लगता है। अब देखो, जब उस केस में बताए थे रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, अब देखो दोनों आपका फ्लक्स भी इधर ही रोटेट कर रहा है, रोटर भी इधर ही रोटेट कर रहा है, लेकिन आपको जो कंसेप्ट बताए थे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हायर है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बताए थे ना आप लोगों को, वो ट्रेन वाला केस से। आइए वहां पे फिर, इस बार बताए थे ना ट्रेन वाले केस में दोनों इधर ही जा रहा है, लेकिन हायर वाले के स्पीड से ए देखता था तो इसको किधर लगता था, बी जाता हुआ किधर लगता था, अपोजिट लगता था। तो यहाँ क्या है, अगर आपका रोटर घूमने भी लगेगा ना, रोटर इस डायरेक्शन में घूमने भी लगेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जब वेलोसिटी देखेंगे तो हमेशा इधर ही होगा, रोटर भले ही घूम रहा है इस तरफ, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जब रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो इधर ही होगा, यानी हर बार हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमको क्रॉस ही मिलेगा, हर बार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमको क्रॉस ही मिलेगा कंडक्टर में, क्लियर, आया समझ में सबको। ये बेहतरीन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये बेहतरीन है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, है बेहतरीन। अब यही सेम चीज इसमें होगा, रिवर्स एक्शन में होगा, वैसे ही करके निकालो तो सारा चीज इसमें भी निकल जाएगा। इसमें किधर घूमना चाहिए रोटर को, ठीक है। तो जो चीजें हमने यहाँ इस डायरेक्शन के लिए निकाला सेम मिलेगा आपको इस तरह, यहाँ भी उसी तरह फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ भी जब हम लोग देखेंगे तो आपके सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के अलोंग ही रोटर मूव करेगा, और यही इसी वजह से आपका सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट हो जाता है, इंडक्शन मशीन स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से इंडक्शन मशीन आपका रन करने लगता है, ठीक है। तो समझ में आया क्यों रन करता है, लेंज लॉ के एक्शन की वजह से। और लेंज लॉ का क्या एक्शन हुआ, तो हमें पता है कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा
तो लेंज लॉ की वजह से वो ऐसा करंट फ्लो कराएगा कि वो करंट अपना ऐसा फ्लक्स बनाए कि वो अपने होने के कारण को अपोज करे। तो यहाँ फ्लक्स का फ्लक्स से इंटरेक्शन है, सो दैट कि ये यहाँ पे टॉर्क डेवलप हो रहा है कंडक्टर के अंदर, और टॉर्क डेवलप होने की वजह से आपका रोटर सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन के अलोंग ही रोटेट करेगा। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट बिल्डअप हुआ? इंडक्शन मशीन कैसे रन करता है समझ में आया? ठीक है, अब फिनिश करें अब नेक्स्ट क्लास में।